दोस्तों ये एसएससी जीडी 12 फरवरी 2019 सेकेंड शिफ्ट का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में दोस्तों मैं एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, उसी क्वेश्चन से आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसी क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में दिया था, इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब दिया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि मोहित एक स्थान ए से चलना आरंभ करता है तथा स्थान बी पर 12 घंटे में पहुंचता है। यदि कुल दूरी का 1/5वां भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तथा शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो ए एवं बी के बीच की दूरी कितनी है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा और कॉपी पेन लेकर रखिएगा ताकि आपको जो कंसेप्ट लगे कि हमें लिखना चाहिए उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए ए और बी के बीच की दूरी x किलोमीटर है मान के चलिए, और उसका 1/5वां हिस्सा 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी कि x का 1/5वां हिस्सा जो है वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। ठीक है, और शेष हिस्सा तो 1/5 का शेष बोलेंगे तो रिमेनिंग निकालेंगे। रिमेनिंग इसका अंतर लिया जाता है, 5 और 1 का अंतर 4/5 हिस्सा, और x का चूंकि है तो x का 4/5 हिस्सा ये तय करेगा आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो x का 1/5 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, और शेष जो है वो रिमेनिंग ले लेंगे तो 5 1 का अंतर 4/5, x का 4/5 8 किलोमीटर की गति से करता है। टोटल टाइम उसको लगता है तय करने में 12 घंटे का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा ए और बी के बीच की दूरी। तो देखिए दोस्तों टाइम दिया हुआ है, इसको हम टाइम में कन्वर्ट करेंगे। अब इस दूरी को अगर इस चाल से तय करेगा तो दूरी बटे चाल करेंगे तो समय आ जाएगा, ये भी दूरी बटे चाल करेंगे तो समय आ जाएगा। दोनों समय को जोड़ेंगे तो 12 घंटा लग रहा है, उसके बराबर करके बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों x/5 ये किलोमीटर है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से इसमें हम भाग लगा देंगे, प्लस 4x/5 किलोमीटर दूरी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तो इससे भाग लगा देंगे। अब दूरी बटे चाल समय, दोनों समय को जोड़ देंगे, कितने घंटा के बराबर, 12 घंटा के बराबर। अब आप x का मान निकाल लीजिए, दूरी निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये दोनों गुना हो जाएगा क्योंकि ये बट्टा में 1 है, 1 ऊपर जाएगा 6 नीचे के नीचे रहेगा, तो x/6 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 40, 4x/40 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 12, 4 10 40 हो जाएगा। अब 10 30 का लघुत्तम हो जाएगा 30, 30 से कम 30, x 10 3 30, यहाँ हो जाएगा 3x बराबर में 12, 3 1 4x बराबर में हो जाएगा 12 गुने 30, ये 30 उधर जाएगा तो 4 3 12, x बराबर दोस्तों 90 किलोमीटर दूरी जो है वो हो जाएगी। तो ए और बी की जो बीच की दूरी होगी ना वो 90 किलोमीटर की होगी। तो जिनका आंसर 90 आया है उनका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बोर्ड मास के फॉर्मूले से ये बनने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 22.3/4 भागा 14/3 का 8 - 1/5 प्लस 4 - 2 भागा 1/2। इसको जिनको भी लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है पहले ले लीजिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बोर्ड मास का फॉर्मूला कहता है कि पहले ब्रैकेट का क्रिया होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए, उसके बाद भाग, फिर गुना जोड़ घटाओ, ये सब होता है। तो पहले दोस्तों का से भी बड़ा ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं कि माइनस है, प्लस है, माइनस है, भागा है, तो ब्रैकेट के अंदर बड़ा भागा है, पहले भाग का काम करेंगे। तो यहाँ भाग का काम करेंगे तो 2 भाग है, इसको गुना में चेंज करेंगे तो ये पलट जाता है 2/1, तो 2 दूनी 4/1 यानी 4 हो जाएगा, यानी सब मिलाकर 4 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हम मिटाते चलेंगे, खाली समझाना है आपको, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ बड़ा लिखेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा अगर एक एक चेंजिंग करके हम पूरा को उतारते चले तो, इसलिए हमारा बात को ध्यान से समझिएगा। ना समझ में आए फिर बैक करके देखिएगा। तो देखिए इसको पलट देंगे तो 2/1 होगा, 2 दूनी 4, इसके बदले हम 4 लिख सकते हैं। 4 में से 4 घटेगा तो ये मिला के 0 हो जाएगा। अब इसका तो वैल्यू ही नहीं है, प्लस के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, ये खत्म हो गया पूरा। अब आते हैं यहाँ 8 × 5 = 40 में से 1 गया 39/5 हो जाएगा। अब हम यहाँ लिखते हैं
हैं, 39/5 ब्रैकेट से बाहर आएगा। अब इसको तोड़ के पहले लिखते हैं, 22 चौका 88 और 3 91/4, अब भागा 4/3 का, और ये हो जाएगा 8×40 में से गया 39/5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होगा, यहाँ भाग है, यहाँ का है, का को पहले क्रिया करेंगे तो यहाँ गुना में चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले का काम करेंगे क्योंकि भागा से भी बड़ा होता है का। अब ये यहाँ पे का अर्थ गुना होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, क्या करते हैं कि अच्छा का माने गुना हो गया, अब तो ये छोटा पड़ गया और ये बड़ा है तो अब इसका पहले काम कर लेते हैं, इसे पलटने लगते हैं। उन लड़के का ये गलत हो जाता है। ये जो गुना है वो इससे छोटा वाला नहीं है, ये का वाला गुना है, इसलिए पहले गुना का काम यहाँ करेंगे। अगर ये सिंपल गुना रहता तब पहले भाग का काम करते, लेकिन ये जो गुना आया है का के लिए आया है तो पहले हम इसका क्रिया करेंगे। यहीं पे कंसेप्ट आपको समझना है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम इसको काटेंगे तो 13 तिया 39, अब यहाँ पे नहीं कटेगा, अब देख रहे हैं कि नहीं कटेगा, तब 91/4 भागा, हाई दोनों एक साथ है, पहले गुना कराएंगे तब जाकर पलटेंगे, ही ना कि यहीं पलट दिए। अब हाई दोनों एक साथ पहले होगा क्योंकि यह का वाला गुना है, तब हो जाएगा 14 × 13, अब बट्टा में हो जाएगा 5, ठीक है। हम 182 भी इसको गुना करके लिख सकते थे, 14 दहा के 140, 14 तिया 42, 182, लेकिन हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं ना कि बाद में मुझे काटना ही है, तो 182 से काटने में परेशानी होगी, इसलिए हम इसको इतना दिखा दिए कि हम इसको एक साथ कर दिए हैं। अब क्या किए, ये अब क्या करेंगे कि अब इसको अब भागा का काम करेंगे, तो 91/4 आई भागा को अगर क्रिया करेंगे तो गुना में बदलेगा, तो गुना में पलट के गुना में बदलता है, 5/14 × 13 हो जाएगा, ठीक है। अगर गुना में बदलेंगे तो पलट जाता है दाहिने वाला। अब काटिए, 13 7 91 हो जाएगा, ठीक है, और 7 दूनी 14 हो जाएगा यहाँ, यानी 5 बट्टा में हो जाएगा 4 दूनी 8। यही ऑप्शन जहाँ भी होगा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। आप लोग को अच्छा से समझ में आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइए, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है तो 2b - a/a का मान क्या होगा। ये बहुत ही आसान सवाल है। ए बी से 20% कम बोलेगा ना तो ए बी पहले ले लीजिएगा रेशियो में, और जिससे कम बोलेगा उसको 100 मान लीजिएगा। तो यहाँ बी से बोला है तो बी को मैं 100 मान लूँगा, और बी से 20% कम है तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 20 चौके 80 और 20 पचे 100, तो ए का मान हो जाएगा 4 और बी का मान हो जाएगा 5। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है 2b - a, अब बट्टा में हो जाएगा ए, यही पूछा है आपसे। अब b का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए, तब b का मान यहाँ पे हो जाएगा 5 और a का मान हो जाएगा 4, तब 2 पचे 10, 10 - 4, अब बट्टा में हो जाएगा a का मान यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ डालेंगे तो ये 4, 10 में से 4 गया 6/4, और ये 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 3/2 हो जाएगा। 3/2 ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 12 व्यक्ति किसी आधे काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। 12 व्यक्ति आधे काम को 9 दिन में पूरा करते हैं, ऐसे डाटा तैयार करिएगा। तो कितने व्यक्ति, वाट लगा दिया था, x व्यक्ति संपूर्ण कार्य को माने पूरे काम को 6 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। ऐसे पहले 2 डाटा बना दीजिएगा जैसे ये बोला है, ठीक है। और उसके बाद मेरा बात ध्यान दीजिएगा, वर्क को नीचे बाकी सब गुना में, फिर यहाँ भी इस लाइन में भी वर्क को नीचे और बाकी सब जो है वो गुना में, एक दूसरे के बराबर लिख दीजिएगा। x का मान निकालिए, बन गया सवाल आपका। देखिए 6 दूनी 12 और ये पलट के जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4, 4 9 36, x बराबर जो है वह 36 आदमी, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 36 ऑप्शन नंबर सी में है, आंसर हो गया आपका। अगला सवाल है, क्वेश्चन बोला है P/Q बराबर में 5/6, तो हम नीचे यहाँ लिख देते हैं 5/6, और R/Q दिया है आपका 25:9, तो हम इसको Q/R कर लेते हैं पहले ही। R/Q बोला है ना, तो R का मान 25 दिया है तो हम इसको Q/R कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो है ना ये एक साथ माने बीच में होना चाहिए। आखिर हम R/Q करते, इसको सजा कर फिर हम Q/R ही लिखते, इसलिए स्क्रीन पे आपके R/Q दिया है तो हम Q/R कर ले रहे हैं।
है और Q के सामने 9 है और R के सामने आपका 25 है, तो हम ऐसे लिख दिए। अब आपसे पूछा है कि P रेशियो R का मान बताइए। अगर फर्स्ट और लास्ट पूछे ना दोस्तों, तो आपको जो है दो तरीके से आप इसको बना सकते हैं। हम दोनों तरीका बता देते हैं, आप ध्यान से पहले सुनिएगा, जो अच्छा लगेगा उस मेथड को आप यूज़ करिएगा। पहले इसमें क्या करते हैं कि PQR निकालेंगे। अगर PQR तो Q को पहले बराबर करेंगे। Q को बराबर करने के लिए या तो इससे इसमें गुना या इससे इसमें गुना करके कर सकते हैं, या इसको बराबर करने के लिए इन दोनों का LCM होता है 18, यानी 18 में आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो 18 में इसको चेंज करना होगा तो इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 2 से करेंगे, तो अपने आप ये बराबर हो जाएगा, 18 में चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए 3 से करेंगे तो ये 36 18 और ये 3 5 15, क्योंकि 3 से इसमें गुना करेंगे तो दोनों में करना पड़ेगा, और 2 से इसमें करेंगे तो दोनों 18 अब 25 दूनी 50। देखिए यहाँ दोनों बराबर आ गया। अब किसी तरह बराबर करना है, या तो आप इससे इसमें गुना करके इससे इसमें गुना करके करेंगे, या किसी तरह ये दोनों जो है बराबर आ जाए तो सबसे बढ़िया लघुत्तम लेकर देख लेते हैं कि किस में चेंज करें कि दोनों से कटने वाला हो, यानी दोनों में गुना हो जाए तो बराबर हो जाएगा। तो 18 में देखें कि मिनिमम हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप इससे इसमें गुना करते ना या इससे इसमें गुना करते तो लंबा जाता है, एक स्टेप आपको क्या होता है कि फिर काट के और तब इसमें लाना पड़ता, और LCM लेकर अंदाज़ा लगाने में ना आसानी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 18 है तो ये दोनों 18 के बदले एक 18 लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 50। यही आपका PQR का रेशियो आ गया। अगर ये पूछता PQR तो ये आंसर होता, लेकिन आपसे पूछा है P रेशियो R, यानी ये रेशियो ये, तो P रेशियो R के लिए 15/50 कर लेंगे। 15 रेशियो में 50, 5 तिया 15 5 10 50, 3/10 हो जाएगा। तो 3/10 आपके ऑप्शन ए में ही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम इस तरह से बना सकते हैं। एक और मैं मेथड बोला हूँ आपको कि एक और तरीका मैं बताऊँगा कि पहले आप क्या करेंगे कि P रेशियो Q और Q रेशियो R, 5/6 दिया है और 9/25 दिया है। आपको जब फर्स्ट और लास्ट पूछेगा ना तो पहले आप ऐसे सरिया लीजिएगा, PQ फिर QR, RQ दिया था ना तो QR में पहले, यानी इसके बाद यही वाला होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। अब P रेशियो R निकालना है तो आप सीधे क्या करेंगे, 5/6 गुने 9/25। ये मेथड कब लगाएंगे, गुना वाला, सबको गुना में लिखने वाला, जब फर्स्ट एंड लास्ट पूछेगा। कितना बड़ा डाटा हो ऐसा, फर्स्ट एंड लास्ट पूछे आप ऐसे गुना में कर लीजिए, ठीक है। तो आप गुना करके करिए, वही चीज़ आएगा आपका। देखिए 5 25, 3 3 की 9, 3 दूनी 6, यानी 3 बट्टा में हो जाएगा 10, 3/10 माने 3/10, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको ये QQ बराबर करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे गुना कर लेंगे। लेकिन अगर पूरा पूछ देता PQR तो ऐसे ही बराबर करके बनाना पड़ता है। ये फर्स्ट एंड लास्ट के लिए टेक्निक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टेक्निक भी आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 का है, 4:3:2। त्रिभुज का परिमाप दिया है 63, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए एक ट्रायंगल है, उसके भुजा का रेशियो 4:3:2 दिया है, रेशियो के रूप में है ऐसे, ठीक है। तो आप पहले तो x लगा लेंगे, और इसका परिमाप का मतलब होता है ना चारों ओर से जोड़ लेना, परिमाप का मतलब यही होता है, ध्यान देना। तो परिमाप का मतलब बोला है कि इसका योग, ठीक है, 63 दिया है, यानी इन सभी का योग 63 है। तो 4 3 7 2 9x बराबर में हो जाएगा 63। x का मान निकालेंगे तो 9 7 63 हो जाएगा, यानी x का मान 7। और x का जो भी मान है ना, आप सभी में गुना कराकर उसका ओरिजिनल मान निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बोला है, सबसे बड़ा भुजा हमारा 4x दिख रहा है, तो 4x माने 4 × 7 यानी 4 7 28 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। 28 ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका उत्तर होगा। अगला सवाल है, दो संख्याएं 16 तथा 20 का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात पूछा है। तो 16 और 20 दो संख्या है, इसका आपको HCF और LCM का रेशियो निकालना है, ठीक है। अब देखिए HCF इसका अगर निकालना हो ना तो सीधे सीधे इसका कॉमन कर लीजिएगा, HCF आ जाएगा। इसमें अधिक से अधिक जो कॉमन हो, तो इसमें देख रहे हैं कि कॉमन करेंगे तो 4 कॉमन है इसका, तो 4 चौके 16 4 5 20, अब कोई कॉमन नहीं है, यानी इसका HCF आ गया 4। LCM निकालना है तो कॉमन करने के बाद
नहीं कॉमन करा है तो सबको गुना करा दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम इसका हो जाएगा 4 चौका 16, 16 पचे 80, यानी एलसीएम हो जाएगा आपका 80। यानी एचसीएफ के आगे जो है ना गुना करा देंगे तो एलसीएम में चेंज हो जाता है। तो आपसे एचसीएफ पूछा है और एलसीएम दोनों का रेशियो 4 एकम 4, 20 चौके 80, 1:20 हो जाएगा। 1:20 ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका उत्तर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर एक चार्ट गया होगा और फिगर जो कि क्रमागत y1, y2, y3 से लेकर y7 तक के वर्षों के लिए व्यय से राजस्व का अनुपात को दर्शाता है। व्यय से राजस्व का मतलब ऊपर है व्यय और नीचे होगा राजस्व। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँगा, y1 में देख रहे हैं कि 0.80 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका राजस्व, ये हो जाएगा आपका व्यय। व्यय मतलब होता है खर्चा, ठीक है। अब एक बात को ध्यान दीजिएगा, हमारा बात ध्यान दीजिएगा, तो ये सवाल मुँह जबानी बना सकते हैं। राजस्व बराबर फॉर्मूला होता है व्यय यानी कि खर्चा अजोड़ लाभ, ठीक है। खर्च और लाभ दोनों मिलाकर जो है वो राजस्व बनता है, ठीक है। जो भी हमने खर्च किया और ये जो भी हमको प्रॉफिट हुआ दोनों मिला दे तो राजस्व इकट्ठा होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत किस वर्ष जो है वह सबसे कम होगा। हालांकि इसका यूज नहीं है, ठीक है। अब किस वर्ष कम होगा तो बताइए कि y1 में है 0.80, यानी कि देखिए ऊपर वाला खर्चा है या नीचे वाला राजस्व है, तो आप ही बताओ। राजस्व माने आपका पैसा, तो लाभ सबसे कम किस में होगा, तो जिसमें सबसे ज़्यादा हम खर्चा करेंगे वही में ना पैसा कम बचेगा, और जो बचेगा वही तो लाभ। तो बताइए तो कि इसमें ऊपर वाला मान जो है ना वह सबसे जो ज़्यादा होगा वही जो है ना हमारा उसी वर्ष जो है हमारा लाभ कम होगा, क्योंकि ऊपर वाला मान खर्चा का है और नीचे वाला तो सब में पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो नीचे वाला तो हमेशा 100 है। यानी हमारा राजस्व तो हमेशा 100 रुपया है, हमारे पास पैसे 100 रुपये है, और हमको प्रॉफिट कब कम आएगा, यानी कब आएगा जब हम ज़्यादा खर्चा करेंगे। यानी ऊपर वाला जो है ना जिसका ज़्यादा होगा ना खर्चा वही पैसे उस बार कम बचाएगा, कम बचेगा वही तो लाभ होगा। तो y7 में देख रहे हैं कि 0.96 जो है वह जो है वह सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा है। यानी कि 96 रुपया खर्चा करता है और नीचे 100 रुपया हमारे पास है। तो बताओ 100 रुपया में 96 खर्चा कर देंगे तो बचेगा 4 रुपया, मात्र 4 रुपया। और सब में बचत देखिए ज़्यादा है, तो जिसमें बचत जो है कम होगा वही न्यूनतम लाभ होगा। तो y7 जो है ना वर्ष आंसर हो जाएगा। y7 वर्ष में हमारा लाभ प्रतिशत सबसे कम होगा। अगर सबसे ज़्यादा लाभ प्रतिशत बोलता तो सबसे कम जिसमें खर्चा होता वो आंसर होता। तो सबसे कम खर्चा यहाँ देख रहे हैं कि y5 में 70 है, ठीक है। अब बट्टा में 100 होगा तो 100 रुपया हमारे पास, 70 रुपया खर्चा किया, 30 रुपया बच रहा है, तो 30 रुपया किसी में भी नहीं बच रहा है। यानी कि लाभ हमारा सबसे ज़्यादा y5 का होता। अगर लाभ ज़्यादा पूछता तो कम पूछेगा, तो जो ज़्यादा खर्चा किया होगा जो कि y7 का होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो उस पर छूट प्रतिशत क्या होगी। पहले इसको आप लोग ये कंसेप्ट जो मैं बताया हूँ उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए एक बार, ठीक है। अब अगला प्रश्न को देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बता ही दिया हूँ क्वेश्चन, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है बोल रहा है सवाल। तो ध्यान दो, क्रय मूल्य हम नहीं दिया हुआ है तो क्रय मूल्य 100 मान लिए, क्योंकि क्रय मूल्य पूछ भी नहीं रहा है, तो क्रय मूल्य 100 मान लिए। अंकित मूल्य हमारा 60% अधिक है, अंकित मूल्य को एमपी बोलते हैं, मार्क प्राइस। 60% अधिक तो 160 हो गया, ठीक है। और उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचते हैं, तो 20 लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य पे 20% लाभ पर बेच रहे हैं, यानी 20 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं। तो 100 से 20 रुपये ज़्यादा का मतलब 120 रुपये में हम बेच रहे हैं इसको, ठीक है। तब बताना है कि छूट प्रतिशत जो है क्या होगा। ध्यान देना दोस्तों, तीनों डाटा है, छूट किससे मिलता है यही कंसेप्ट ध्यान देना है। तो छूट जो है ना अंकित किया गया पैसा से मिलता है। अंकित मूल्य जो भी रहता है ना
उस पे कोई छूट देता है, खरीदारी पे कोई छूट नहीं देगा, ना ही बेचने वाले मूल्य पे कोई छूट देगा। कोई एमआरपी जो है ना ज़्यादा अंकित करता है उस पे छूट देगा ताकि हम इतना में बेच सके। तो कभी भी छूट पूछेगा ना तो अंकित मूल्य पर छूट मिलेगा, माने इससे छूट मिलेगा। और छूट देने के बाद कोई आदमी बेचता है यानी इससे छूट मिलेगा तो वह विक्रय मूल्य बन जाएगा, यानी इससे ये कितना कम है। छूट प्रतिशत का मतलब यही बोल रहा है कि इससे ये कितना कम है। तो से जिसमें लगा, जिससे छूट मिला उसे नीचे लिखते हैं। और कितना छूट मिला तो 40 का, गुना में हो जाएगा 100 है। तो ये 40 चौका 160, 25 चौका 100, यानी 25% की छूट आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 25% का छूट ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा। एक और सवाल है दोस्तों, सवाल आपके एक चार्ट गया होगा फिर से आपके स्क्रीन पे। 7 विभिन्न प्रक्रिया है एगो कार बनाने का, J1 J2 J3 से लेकर J7 तक। उसमें लगने वाले समय को कार बनने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। यानी जो भी ये प्रतिशत के रूप में आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा J1 J2, यह कार बनने में लगने वाले समय का प्रतिशत है। ठीक है, कार बनने में टोटल टाइम जो लग रहा है वो 1200 घंटे का लग रहा है। ठीक है, टोटल टाइम 1200 घंटे का। तो बताना है कि J2 तथा J5 प्रक्रिया में कुल कितना समय लगेगा। J2 तथा J5 की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगेगा। बहुत आसान है, बस खाली आप समझने का फेर है। देखिए टोटल टाइम जो है ना भाई वह 1200 घंटे लगा है कार बनाने में, ये टोटल मिलाकर 1200। और टोटल को जोड़िएगा ना, ठीक से जोड़ के देखिए तो 100% है, यानी कि 100% का मान हमारा 1200 घंटा दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहा है कि J2 और J5 में कितना समय लगा था। J2 का प्रतिशत है हमारा 18% और J5 का प्रतिशत है हमारा J5 का प्रतिशत है 12%, यानी टोटल 30% जो है वह समय लगा ये J2 और J5 की प्रक्रिया में। तो बताओ 1200 अपने आप में 100% है, इसका 30% निकाल देना है। तो 1200 का 30% यानी 30/100 करेंगे, यानी 12 36, 360 घंटे जो है ना वह J2 और J5 में समय लगा होगा। 360 घंटे ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। बिल्कुल आप लोग ये चार्ट से डराइएगा मत, बस खाली अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद कह क्या रहा है उस पर ध्यान दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे बात को ध्यान से सुनिए। एक बार में नहीं आ रहा है तो पीछे बैक करके वीडियो को आप देखिए, क्योंकि बार बार मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि एक ही चीज़ को वीडियो रिकॉर्ड हो ही रहा है तो दोबारा रिपीट करेंगे फिर टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं बनाने के लिए, अगले वीडियो की शुरुआत मैं इसी क्वेश्चन से करूंगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखकर जरूर दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर है। यदि शंकु की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या कितनी होगी। ऑप्शन ए है 9 सेंटीमीटर, बी है 5 सेंटीमीटर, सी है 7 सेंटीमीटर और डी है 8 सेंटीमीटर। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।